इधर उधर चले, नए क्वेश्चंस आप देखें और एक दो क्वेश्चंस वो जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होपफुली आपने कर ही दिया होगा और टेलीग्राम पे आपकी जो पीडीएफ्स हैं वो पेंडिंग है, आई नो। ये भी जल्दी से जल्द मिल जाएंगी इस वीकेंड तक। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आते हैं पहले ही क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी सीटेट के या D2+B के बैचेस हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके और वेबसाइट पर जाकर के फाइनली कोर्स जो है आप वेबसाइट से लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है अच्छा सा, इसका जवाब आपको फटाफट से देना है और बताना है। देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन ने। ग्रोथ स्पर्ट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलेसेंट्स ड्यू टू डैश डेवलपमेंट। बताइएगा डैश विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथ में, शुरुआती का मतलब बेसिकली पूर्व किशोरावस्था कह लीजिए आप इसको, है ना। पूर्व किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति प्रमुख होती है। पूर्व मतलब हम कह रहे हैं कि जो अर्ली एडोलेसेंस है, जैसे ही टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, या WHO कहता है 10 से 19 वर्ष, जैसे ही उसकी शुरुआत हो रही है किशोरावस्था की, जिसको तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है, उसके बारे में कौन सी बात सही है कि जो हैंड्स और लेग्स की जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, वृद्धि, अचानक से जो आपके हाथ और पैर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं ग्रोथ स्पर्ट में। ग्रोथ स्पर्ट को हम कई बार वृद्धि स्फुरण कह देते हैं। तो उसका आपको रीजन बताना है, ऐसा क्यों है, प्रॉक्सिमल है, ये रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा, सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा या सेफेलो कहेंगे इसको। सबने अपनी मर्जी से अलग अलग जवाब इसमें देना शुरू कर दिया है और आप गलत जवाब दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि 55% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसको रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल यहां कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी मसल्स हैं इस टाइम पे, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, मैं अभी बताऊंगी सारी ही चीजें। ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम वृद्धि स्फुरण कह रहे हैं कि बच्चे की आप देखते हैं जैसे ही वो टीनेज में जाता है 12 से 18 के बीच में, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ, हर एक प्रकार से उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से, सामाजिक रूप से भी। इसीलिए इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने। 12 से 18 क्या है, किशोरावस्था। अब इसमें अगर हम देखें ग्रोथ स्पर्ट होता है कि अचानक से विस्फोट। आप देखते हैं बच्चा, आप 2 साल पहले मिले थे, बच्चा लग रहा था। मैं अपने भाई की ही अगर बात करूं, पिछले 4 सालों में से जो लास्ट 3 और 2 ईयर्स रहे हैं उसमें वो अचानक से बड़ा दिखने लग गया जबकि वो एकदम छोटा दिखता था, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट है, क्योंकि जैसे ही टीनेज हिट करेगी आप अचानक से आपकी जो शरीर की हाइट है, वेट है, वो सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों में अगर हम देखें तो 2 साल पहले होता है, जल्दी ही खत्म होता है, लड़कों में थोड़े लंबे समय तक चलता है। तो लड़कियों के केस में भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि 10 से 13 वर्ष, और लड़कों के केस में जो है ये 12 से 17 तक भी हम इसको मान लेते हैं, या 14 से 17 तक भी कई लोग मानते हैं। 12 से 17, 2 साल बाद लड़कों के केस में शुरू हो रही है। बट ग्रोथ स्पर्ट जो है कि बहुत तेजी से स्फुरण, जो गति बढ़ रही है, शरीर का जो हाइट वेट सब बढ़ रहा है, वो थोड़ा और लंबे समय तक चलता है लड़कों में। लड़कियों में थोड़े कम समय में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये कहानी है क्या, इसको समझते हैं। देखो सेफेलोकॉर्डल क्या है, जब आप गर्भ में होते हैं तब भी आपका सर पहले विकसित होता है बच्चे का, बाद में उसका जो बाकी का पार्ट है, धड़ हो चाहे, यानी सर पे पहले कंट्रोल आएगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, है ना। ये सारी चीजें हेड टू टो, हेड मतलब सर पे पहले कंट्रोल, बच्चा जब पैदा भी होता है तब भी आप देखते हैं पहले उसका सर पे कंट्रोल, उसका जो सर है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है, यानी 25% जो है आपके शरीर का वो आपका सर है। तो आप देखते हैं बच्चे का सर बड़ा नजर आता है, बॉडी आपको फिर भी ऐसी लगेगी। तो ये क्या है, हेड टू टो जाता है कि पहले वो सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। यानी हेड से शरीर, जो सिर है उससे पैर की ओर। यहाँ पे सेफेल का मतलब होता है ग्रीक में, जो ग्रीक लैंग्वेज है, सेफेल का मतलब है ब्रेन आपका, खोपड़ी आपकी, और कॉर्डल क्या है, जो कॉर्ड है, तेल जिसको हम कहते हैं, पूंछ एक तरह से। तो ये सर हो गया आपका खोपड़ी सफेल, और कॉर्डल है जो आपकी पूरी टेल है जिससे आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। ठीक, सर से पैर की ओर। अब यहाँ पे सर का प्रोपोर्शन बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप एडोलेसेंस में जाते हैं तो ये जो ग्रोथ स्पर्ट है, इसके कारण, ग्रोथ स्पर्ट के कारण क्या होगा भाई, ग्रोथ स्पर्ट के कारण आपका जो वृद्धि स्फुरण कह लीजिए आप इसको, जो एडोलेसेंस में वृद्धि स्फुरण है, अचानक से हाइट वेट सब बढ़ रहा है, इसमें आपकी जो लॉन्ग मसल्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं या मसल्स हैं, उनमें वृद्धि तेजी से होती है, वो फास्ट ग्रो करती हैं।
क्या करती हैं, फास्ट ग्रो करती हैं। लॉन्ग मसल्स कहाँ हैं आपके, या तो लेग्स में है ना, वो फीमर बोलते हैं ना आपके भाई, थाई में जो सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। तो बेसिकली आपको वैसे भी पता है कॉमन सेंस से भी कि सबसे बड़ी मसल्स कहाँ या बोन्स कहाँ होंगी आपके शरीर में, आर्म्स में या लेग्स में होंगी। तो आर्म्स और लेग्स जो है वो तेजी से डेवलप यहाँ पे होते हैं, और बाकी शरीर जो आपका प्रोपोर्शन में आ रहा है, पहले सर बड़ा था लेकिन अब एडोलेसेंस में जो ये स्फुरण है यानी ये जो ग्रोथ स्पर्ट है, इसकी वजह से आपकी आर्म्स और लेग्स, तो आप देखते हैं बच्चे की हाइट अचानक से बढ़ती है, ऐसा नहीं कि आप उसका शरीर में सर आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। तो इसको हम रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल के रूप में जान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हेड उतना बड़ा नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स में जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं सर की बजाय, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। और WHO की माने तो एडोलेसेंस क्या है, 10 से 19 वर्ष की अवस्था है जिसमें बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं। खैर ये कहानी हम बाद में करते रहेंगे डिस्कस, अभी हमको इतना ही पे ही रुकना पड़ेगा क्योंकि हम मॉक टेस्ट की तरह चल रहे हैं, तो नहीं तो एक ही क्वेश्चन बैठ के रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन दी पीयर एक्सेप्टेंस, यानी जो साथी समूह है उसमें जब आप समकक्ष स्वीकृति की बात करते हैं कि आपके दोस्त आपको एक्सेप्ट कर लें, दी चिल्ड्रन हु आर रेयरली सेलेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली कॉल्ड, यानी वो बच्चे जो रेयरली कभी उनको सेलेक्ट किया जाता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, यानी समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है, यानी नेगेटिवली भी उन पे ध्यान कभी कभार ही जा रहा है और पॉजिटिवली भी उनको कभी कभार ही चुन रहे हैं कि कोई कंपटीशन है या कुछ क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत रेयर ही कि अच्छा आज तुमको बना देते हैं, या फिर नेगेटिवली भी अगर कुछ है तो भी उनको रेयर ही चुना जाएगा। इन बच्चों को कंट्रोवर्शियल बच्चे नहीं कह सकते, जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, क्योंकि कभी कभार ही इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चूज ही बहुत कम कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चूज ही नहीं किया जा रहा है, इनको उपेक्षा की जा रही है, इनकी नेग्लेक्ट किया जा रहा है इनको, तो ये उपेक्षित बच्चे हैं। आएंगे बाकी सबको समझेंगे। देखो कंट्रोवर्शियल बच्चा जो है उसको कभी कभार नहीं चुना जाता, उस पे अटेंशन मिलती है, तभी वो कंट्रोवर्सी में रहता है कि वो कुछ भी करके पढ़े ना लिखे, बट चाहे पढ़े चाहे ना लिखे, मतलब पढ़ लिख के हो वो बिना पढ़े लिखे हो, लेकिन वो हेडलाइंस में रहेगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही खराब उदाहरण आ रहा है, बट मान लो आप, इट इज लाइक राखी सावंत है ना, शी इज अ कंट्रोवर्शियल चाइल्ड। अगर हम क्लासरूम में के हिसाब से देखें, पूरी दुनिया को अगर क्लासरूम में बांट लें, तो वो आपको पता है वो इंस्टाग्राम से लेके कहीं ना कहीं से कुछ तो सामने आ जाएगा और वो बंदी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन का एक उदाहरण है कि वो बच्चे जो कुछ भी करके वो रहते हैं लाइमलाइट में, तो वो रहेंगे, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे वो नेगेटिव रीजन से हो, बट वो चुने तो जा रहे हैं बार बार, वो नजर में तो आ रहे हैं बार बार, है ना, क्लियर बात है। तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे तो ऐसा नहीं कभी कभार इनकी उपेक्षा नहीं होती, ये तो भैया ढूंढ ढूंढ के मुद्दे लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत, है ना, तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं एक तरह से, ठीक भाई, एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहे हो, किसी को दिल पे लगाना हो लगा सकता है। देखो एक बार फिर आता है पॉपुलर चिल्ड्रन। पॉपुलर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो वो पॉपुलर है, ठीक है ना। कोई कह रहा है उर्फी जावेद, हाँ मतलब जो आपका जैसे मन कर रहा है आप अपने आप समझ गए ना, बस कुल मिला के बात ये है, क्योंकि आपने जो ये गलत जवाब दिया यही अपने आप में बताता है कि आपको लग रहा है कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं जो कभी कभार चुने जा रहे हैं। भैया कभी कभार चुने वाले नेग्लेक्टेड हैं, उनको अच्छे और बुरे चीजों के लिए कभी कभार ही कोई उनसे पूछता है कि खाना खाओगे, 20 दिन में एक बार पूछा, ठीक। तो बेसिकली कंट्रोवर्शियल वो है जो विवाद में बने रहते हैं, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे नेगेटिव रीजन से हो। पॉपुलर वो है जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं वो पॉपुलर हैं। कोई कह रहा है मोदी जी, अरे माफ करो यार, पॉलिटिक्स से बचाओ, इधर आ जाओ। रिजेक्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, अब तो आप दिल पे ही ले गए, भावनाओं में बह गए, वापस आ जाओ, इतना समझ में बहुत आ गया, काफी है। रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो है जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जिनको स्वीकार कभी किया ही नहीं जाता, जिनको कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में कटरीना कैफ को डाल दो, बहुत बढ़िया, है ना। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, तो पॉपुलर वाला ही एग्जांपल में आएंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलर लोग, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से, जिनको ज्यादातर बच्चे पसंद कर रहे हैं, उनके फेवर में है। रिजेक्टेड वो है जिनको रिजेक्ट ही किया जा रहा है सिरे से, ठीक। तो अस्वीकृत बच्चे, तो यहाँ पे उनको रेयरली सिलेक्ट भी नहीं किया जाता, रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड ही है बेचारे, तो इसलिए ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं जिनको कभी कभार सिलेक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव रीजन के लिए, कभी नेगेटिव रीजन के लिए, ठीक है जी। तो ये हुआ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में हिमांशु को डाल दो, सही है जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा अब। तो ये नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का उदाहरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो ये चारों प्रकार हमको समझ में आ गए।
कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? एक आसान सा क्वेश्चन कर लीजिए। अब सर में दर्द हो गया होगा, है ना, थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए। आजकल वो चल रहा है ना मीम इंस्टाग्राम पे, देखो एक बार। तो फटाफट से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच, ये थोड़ा सा आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम? यानी निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? बताइएगा तराना, बताइए क्या बढ़ावा नहीं देगा? सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी सभी संस्कृतियों के प्रति हम कक्षा में संवेदनशील हों, मजाक ना उड़ा रहे हों कि किसी पंजाबी कल्चर का या किसी और का, मतलब अलग अलग हर तरह का बच्चा आपके क्लासरूम में है ना, तो आप संवेदनशील हैं। संवेदनशील ना होने का कौन सा उदाहरण है, या संवेदनशील होने के बारे में कौन सी बात गलत है? दोनों ही तरह से देख सकते हैं। नोट लगा हुआ है, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी ऐसी विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, यानी ऐसी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं जहां मल्टीपल कल्चर वाले बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव बात है। हमें नॉट पूछा है एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर, जो विद्यार्थी हैं वो जिस भी संस्कृति से आते हैं अपने अनुभवों को शेयर करें। हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये पहनते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चलो ये भी पॉजिटिव बात है। सेलिब्रेटिंग हमको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, यही गड़बड़ है कि यदि आप सिर्फ वही त्योहार मनाएंगे जो डोमिनेंट हैं, यानी मान लीजिए किसी देश में या किसी एक देश की बात छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे किसी स्टेट में या जिस भी जगह पे आपका स्कूल है, मान लीजिए साउथ इंडिया में स्कूल है, आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गए, वहां अगर कोई ओणम होता है ना शायद वहां, तो वहां का जो डोमिनेंट फेस्टिवल है वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दिवाली होली है या कोई और मान लीजिए जो वहां पे नहीं उतना सेलिब्रेट होता, उन त्योहारों को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आपकी क्लास में मान लीजिए 30 में से 25 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं जो ओणम को मनाते हैं, वो केरला से हैं, बाकी के 10 बच्चे हो सकते हैं जो बाकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हों। तो उस केस में ऐसा करना गलत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं तो सिर्फ उसी संस्कृति या उसी जाति समूह के बच्चों के त्योहारों को आप सेलिब्रेट करा रहे हैं जो वहां पे ज्यादा हैं, डोमिनेंट है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना, ये तो अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव चाहिए, नॉट लिखा हुआ था, तो नॉट तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में। तो आप लोग इसका मतलब सही जवाब दे पा रहे हैं यहाँ पे 64% लोग। आसान सा सवाल है, लेकिन पता है इसमें गड़बड़ क्या हुई है, ये ज्यादातर लोग सही जवाब दे देते, लेकिन जैसे ये थर्ड और ऑप्शंस जो आए, इसमें आपके सर में हो गया दर्द। और जब यहाँ ABCD लिखा है, मैडम आपने क्यों नहीं दिया ABCD? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। जब थर्ड गलत है तो यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, तो गलत ही सही हो जाएगा, सिंपल बात। कि आप सिर्फ, तो आप कैसे सभी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हुए ही नहीं अगर सिर्फ डोमिनेंट कल्चर का ही त्योहार आप सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस to students from a range of activities and experiences based on their interests, needs and diversity of learners background follows the principle of, यानी विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, उनकी जरूरतों, उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में, कोई गणित में, तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान रहे हैं। परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की गतिविधियां करा रहे हैं अलग अलग बच्चों को। ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है ना, समावेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल बच्चा हो, हर बच्चे के लिए। ये लेबलिंग करना गलत बात है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूड कर दिया कि 4 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनको अलग थलग कर दिया, ये गलत है। तो इंक्लूजन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, ये जो सिस्टम है वो इंक्लूजन का है, इस पे हमने एक अलग से सेशन अभी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? चैलेंजेस इन रीडिंग टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लॉन्ग पैसेजेस इज अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स विद, यानी चैलेंज किस में आ रहा है? रीडिंग टेक्स्ट को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में और उसको समझने में जो लंबे पैसेजेस हैं, दिक्कत हो रही है। कौन से प्रकार का विकार है ये? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज तो मैंने बैच में भी इवन क्लास नहीं लिया, मैं शाम तक भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। हालांकि हमारा सिलेबस बहुत ही अंडर कंट्रोल है, खत्म ही हो जाएगा 2-4-6 क्लासेस में, बैच की भी अगर हम बात करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एक आध दिन छुट्टी भी हो तो मैं धीरे धीरे वापस आ गई हूँ ट्रैक पे, समय लगेगा थोड़ा सा तबियत बिल्कुल ठीक होने में। तो ये डिसलेक्सिया है एग्जैक्टली। डिसकैल्कुलिया तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर और पढ़ के समझने की दिक्कत है। हियरिंग इंपेयरमेंट थोड़ी है। डिसग्राफिया तो राइटिंग इंपेयरमेंट होता है, लिखने में
समस्या, ये पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है। पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो सकती है। अगर पढ़ेगा ठीक नहीं तो लिखेगा भी ठीक नहीं। हालांकि मेनली पढ़ने वाली ही समस्या है, जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर वाला बच्चा था। इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ असेसमेंट। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष के अंदर कौन सा तरीका प्रमुख तरीका होगा मूल्यांकन का, या बच्चे के आकलन का तरीका मुख्य कौन सा होगा, यानी बच्चे को जांचने का सबसे बेहतर तरीका, टेस्ट करने का। अगर मैं कहूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चा ठीक कितना सीख गया है, कैसे सीख गया है, ये सब आपको बताना है। फटाफट से बताना है, जल्दी बताइए। मेरी बेटी 7 साल की है और आपकी वीडियो हमेशा देखती है। बहुत बढ़िया सन्नी, धन्यवाद। चलिएगा, आप लोग के साथ, हाँ आप लोग के बच्चे देखते हैं, बिल्कुल देखिएगा। तो ये सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी आप उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दीजिए जहां वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोलैबोरेट करके कोई काम कर रहे हो, और उस टाइम पे उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका आकलन कीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया मान लीजिए, उसके बेसिस पे फिर उनको नंबर दे रहे हैं या व्हाटएवर असेस कर रहे हैं। रिकॉल करना सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बच्चा हमें एक्टिव चाहिए, सबसे ज्यादा एक्टिव यहीं पे है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वही सही जवाब है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं लग पाता। नॉन रेफरेंस टेस्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड का ही उदाहरण है। देखिए, मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, जैसे ये ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल टाइम आप कॉपी चेक करा लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। ये इनमें वैलिडिटी पाई जाती है, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो टेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में यूपीएससी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, दैट मींस वो वैलिड है, वैध है उस चीज के लिए। रिलायबिलिटी होती है, जितनी बार आप बच्चे को सेम सिचुएशन में सेम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने को कहेंगे, सेम रिजल्ट देगा। तो ये 3 विशेषताएं होती है। और 2 प्रकार के हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पढ़े थे, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये सीधा सीधा सीटेट इसमें आ जाएगा कि आपको कुछ परसेंट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है, आप पास हो गए, ये 12th में 33% लाए। एनआरटी क्या है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय का या DSSB का एग्जाम, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। टॉप आप तभी करेंगे जब बाकी सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है ना। तो वो एनआरटी हो गया। ये दोनों स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का उदाहरण है। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानकीकृत परीक्षण के साथ फायदा ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लाखों लोग बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन इसकी समस्या ये व्यक्तिगत क्षमताओं को या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखता। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेटर यहाँ पे इसलिए हो जाए क्योंकि बच्चा ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पे इंडिविजुअल क्षमताओं को आप देख पाएंगे ज्यादा क्लोजली। तो ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इज। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप बच्चे को जांच रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम क्यों बात कर रहे हैं अभी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई सीटेट का एग्जाम है, आपको कितना आता है, अगर आप एक टेस्ट की तरह लगाते हैं तो वो पता लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव हुआ इस क्लास का, ठीक, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो उद्देश्य क्या होगा बच्चे के आकलन का, सबसे जरूरी उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य कई हो सकते हैं। क्या आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ अच्छे नंबर लाना उद्देश्य है? नहीं, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये मुख्य उद्देश्य है आज के इस मॉक टेस्ट का। तो यहाँ पे आपको बच्चे को देखना है, बच्चे की भले की बात कहाँ हो रही है, वही ऑप्शन बेस्ट है। To reflect on the effectiveness of the pedagogy and modify it to enhance learning, यानी अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स कितने अच्छे रहे हैं, उस पे आप विचार कर पाएंगे। इसलिए आप आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं बच्चे को, और मेथड्स में मॉडिफिकेशन की कहाँ जरूरत है, चेंज की कहाँ जरूरत है, वो आपको पता लग जाएगा। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। टू कंप्लीट वन ऑफ द टास्क असाइन टू टीचर, सिर्फ काम को पूरा करना ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है आकलन का, या कोई उद्देश्य नहीं है। कंप्लीट कर देना रजिस्टर्स। टू क्रिएट सेम एबिलिटी ग्रुपिंग इन क्लास, एक ही एबिलिटी के बच्चों को ग्रुप में डाल देना। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होनी चाहिए, ना कि सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछना चाहता है आपसे। Teachers in a primary classroom should learn personal voice, the talk to ourselves that guides our thinking and behavior. एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या करना चाहिए। हमारी मतलब बच्चे की, तो बच्चे की सोच को दिशा देने वाली जो पर्सनल टॉक है या पर्सनल वॉइस है, उसका क्या करना चाहिए, जिसको हम दूसरे भाषा में प्राइवेट टॉक कह सकते हैं। जिसकी बात किसने की है? वाइगॉस्की ने की है। इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो खुद से बात करते हो। कब से कब तक होती है? 3 से 6 वर्ष के बीच में ये पाई जाती है। खुद से बात करना यानी बच्चा खुद को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसको प्रमोट करना है। शुड बी एनकरेज्ड, ये पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शन, उसको दिशा मिलती है खुद से बात करके। अरे ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, आप खुद को दिशा दे रहे होते हैं, ठीक। तो सही इसमें आपने जवाब दिया। डिस्करेज, प्रोहिबिट, पनिश कर देंगे, नहीं।
तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें बच्चा एक्टिव है, खुद से बात करते हुए, और जो एक्टिव है तो उसको तो प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज रेफर्ड टू एज, यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी डिफरिंग एबिलिटीज, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा है जो बहुत ही मीडियोकर है मैथ्स में, या तीसरा बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, सेम एबिलिटी नहीं होगी ना, क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी होगी, ठीक है ना, क्लियर बात है। कोई कह रहा है आपको देखकर पढ़ने की एनर्जी चौगुनी हो जाती है, लव फ्रॉम कल्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहिणी। देखिएगा, तो मुझे भी जब मैं डिस्कशन करने आती हूँ तो मेरी एनर्जी भी 4 गुना ही हो जाती है, उससे पहले मुझे मौत आई हुई होती है, आई मीन बिल्कुल कि हाय रे, बिल्कुल तबियत सही नहीं है, एनर्जी डाउन है, ये है वो है, बट जो है आप लोग के साथ जुड़ करके फिर एनर्जी आ जाती है। चलो देखते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन दी सेम क्लास, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टिमुलेशन, कंडीशनिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं कि उद्दीपन है, कोई ऐसा थोड़ी कोई लालच दे करके हम बात कर रहे हैं। मानकीकृत निर्देशन, मानकीकृत तो सबके लिए सेम फॉर ऑल हो जाएगा, जबकि हमें निर्देशन मानकीकृत नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, तो रिजिड होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड्स का यूज करके विभेदी निर्देशन दे रहे हैं, ये एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है कि ये स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी, डिफरेंट नीड्स को और लेवल्स के बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हम उनको सिखा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, in a primary classroom the teachers should dash private speech or self talk that guides thinking and action। अगेन एक और क्वेश्चन सेल्फ टॉक को लेकर के, फटाफट से बताइएगा, प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को निजी भाषण यानी आत्मचर्चा, खुद से जो बात कर रहे हैं चाहिए, और सोच और कार्यवाही का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करें हम सेल्फ टॉक को बढ़ावा देना है, प्राइवेट स्पीच, निज वाक को एनकरेज करना है, यही बात तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछी थी, इग्नोर, डिसमिस नहीं भाई, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है। जब वो ये कह रहा है नहीं ये वाला बॉक्स नहीं, ये लगेगा इसमें, अरे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, हिमांशी ने तो ऐसे बताया था, जब आप पेपर में खुद से बात कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये होती शुरुआत इसकी 3 से 6 वर्ष की उम्र में है, प्राइवेट स्पीच की। वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, फटाफट से मैं बता देती हूँ। एक है सोशल स्पीच, जब आप लोगों से आसपास के बात करना सीखते हैं पहली बार, अराउंड 2 इयर्स की एज के अराउंड, 2 साल के अराउंड। फिर आपकी आती है प्राइवेट स्पीच, जब आप खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं है फिर भी खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं, ये है 3 से 6 वर्ष के अराउंड। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच, अब आप मन में ही बातें कर लेते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है बाहर, ये है 6+ ईयर्स की बात। तो ये तीनों रहती हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट स्पीच आई तो सोशल स्पीच चली गई। सामाजिक वाक, जब आप समाज में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, 2 साल की उम्र तक आ जाती है बात, 2 सेंटेंस को जोड़ के एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। फिर प्राइवेट स्पीच निज वाक, यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, बच्चा बोल बोल करके खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, वो 3 से 6 में। और साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, मन में जब आप बात करते हैं खुद से, किसी को पता भी नहीं है, वो 6+ ईयर्स में आता है। तो ये 3 प्रकार की स्पीच है जो वाइगॉस्की ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सीइंग द रोल ऑफ बॉयज, यानी लड़कों का रोल देखते हुए, एट होम यानी घर पे, एंड इन दी सोसाइटी, तो घर पे और समाज में जब लड़कों का रोल देखा एक बच्चे मोहित रिफ्यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ गर्ल इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन दी स्कूल। मोहित ने मना कर दिया, भैया मैं एक गर्ल की भूमिका, एक लड़की की भूमिका एक स्कूल के प्ले में, एक स्कूल के नाटक में नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कों का तो रोल अलग है समाज में, पापा थोड़ी कभी खाना बनाते हैं, पापा थोड़े ना ये बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने देखा जो समाज में है, सोसाइटी में और घर पे जो उसने रोल देखा बॉयज का, वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, और उसने एक प्ले के अंदर, एक नाटक के अंदर एक लड़की का रोल प्ले करने से मना कर दिया, saying that because he is a boy he will not wear a girl's dress। It shows what, यानी ये क्या दर्शाता है कि वो तो लड़का है और वो लड़की वाली ड्रेस नहीं पहनेगा, सब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं। तो मोहित ने घर व समाज में, कहां देखा ये उसने, घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। इट शोज व्हाट, मोहन इज शोइंग व्हाट, अपने व्यवहार में मोहन क्या शो कर रहा है या मोहित क्या शो कर रहा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। 4th ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं, जो कि सही भी है, बाकी के 46% लोग गलत जवाब क्यों दे रहे हैं। ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो मोहित कहता कोई बात नहीं, कपड़े तो है यार और मेरे को एक्ट तो करना है, क्या दिक्कत है।
तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। फ्लेक्सिबल रोल देखा होता तो अगर उसने जनरली ये देखा होता कि हाँ कोई बात नहीं, आजकल जैसे जितने यूनिसेक्स कपड़े आ गए हैं कि वही टी शर्ट महिलाएं भी पहन सकती हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, है ना, 70 चीजें, शूज आ गए हैं, घड़ियां, पता नहीं कितनी चीजें हैं। तो ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। पहले शायद इतना नहीं था, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी होती तो वो मना ही नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ है इसमें, बराबरी कहाँ है? क्या वो कुछ कम हो जाएगा अगर वो एक रोल प्ले कर लेगा एक नाटक में जो उसको एक टास्क मिला है, तो कुछ इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी? नहीं, तो इक्वालिटी तो है ही नहीं, हो ही नहीं रही। मोबिलिटी, गतिशीलता है, कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जेंडर टाइपिंग है। जेंडर टाइपिंग क्या होती है? लैंगिक प्रारूपण कह लीजिए आप इसको, प्रारूपण के समाज ने टाइप कर दिया है आपके दिमाग में, जेंडर रोल की टाइपिंग कर दी है कि लड़के तो छोटे बाल रखेंगे, लड़कियां तो बड़े बाल रखेंगी, ये वाला हेस्ट मेहंदी लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या इस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या टाइपिंग हो गई है आपके अंदर। अब आपको लगता है अगर कोई लड़की छोटे बाल रख रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जेंडर रोल टाइपिंग इतनी ज्यादा रिजिड हो गई है, उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप बन गई है वो चीज, तो वो कहेगा अरे ये तो लड़कों के जैसे बाल रखती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये स्टीरियोटाइप की तरफ चली गई, धीरे धीरे टाइपिंग होकर के वो स्टीरियोटाइप की तरफ चली ही जाती है, ठीक है ना। तो ये जेंडर रोल टाइपिंग को दर्शा रहा है बच्चा, कि उसके दिमाग में तो यही रोल टाइप हुआ है ना, बैठ गया उसके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, अब अगर यहाँ टाइपिंग होता ही नहीं तो हमें स्टीरियोटाइप के साथ जाना पड़ता फिर, क्योंकि उसके दिमाग में वो बैठ गया है, लेकिन यहाँ टाइपिंग का ऑप्शन था और वो बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए स्टीरियोटाइप इन्होंने दिया भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर? ये 4 प्रकार हैं बुद्धि के, इनमें से कौन से प्रकार की बात हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में दी थी? 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की। हालांकि आज के समय में वो 8 है एज पर एनसीईआरटी भी, और आपको उन 8 प्रकार में से कौन सा एक प्रकार यहाँ मौजूद है उस ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक। इन पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग से भी। तो अगर मैं बात करूं, गार्डनर ने कहा आईक्यू टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, इसीलिए कई प्रकार के बुद्धि के टाइप इन्होंने दिए। बात ठीक है नहीं? 69% लोग कह रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि की बात गार्डनर ने की है। वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो इवन पोइट्स हैं, वो लोग जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, या जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, भाषा को प्रोड्यूस करने से लेकर के और उसको मतलब स्पोकन लैंग्वेज हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, तो भाषा पे पकड़ है अच्छी, तो हम ये कहेंगे वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखते हैं, है ना। तो इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण अगर आप कहेंगे तो चेतन भगत ले लीजिए, या जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जेनरिक इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है वही हर जगह काम करती है, नहीं, इनसे पहले लोग बात कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं की। और जनरल और स्पेसिफिक की बात चार्ल्स स्पीयरमैन ने की है। फिजिकल इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की, वो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है जिसकी उन्होंने काइंस्थेटिक भी नहीं है, बॉडीली काइंस्थेटिक जिसको हम कहते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि, वो अलग है। इसका मतलब ये ओवरऑल शारीरिक बुद्धि नहीं है, कोई फिजिकल कोई भौतिक वो वाली बुद्धि की बात यहाँ नहीं हुई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स विद इन दी क्लासरूम? यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी ग्रुप डायनामिक पॉजिटिव हो, यानी बच्चा ग्रुप में पॉजिटिवली सीख पाए, इसके लिए कौन सा एक रवैया सही है कि बच्चे ग्रुप में OMR शीट डाल दीजिए, टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रगति लाल पीले मत हो, है ना, ऐसे ही डाल देंगे, कोई बात नहीं, डाल देंगे। जैसे ही सारी वो सब डालेंगे तो मैंने प्रीवियसली भी डाली हुई होगी, दोबारा डाल दूंगी मैं। एग्जैक्ट वही सीटेट की जो OMR शीट है शेयर ही हमने शुरू करना किया है, एग्जैक्ट सीटेट वाली। ये नहीं पता चले आप SSC के गोले भर रहे हैं, वो जरा जरा से होते हैं, सीटेट के थोड़े डिफरेंट होते हैं। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए, और हमने बैच में तो इवन मॉक टेस्ट में लगा के दे भी दी है, वो देखना एक बार। तो कक्षा में सकारात्मक समूह, एक पॉजिटिव ग्रुप बने क्लासरूम में, इसके लिए कौन सा एक डायनेमिक बेटर है, पॉजिटिव है? लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स प्रोहिबिटिंग ग्रुप इंटरेक्शन। अगर ग्रुप में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, बच्चे आपस में बात ही नहीं करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट रूल हो जाएगा, तो फायदा क्या है? वो कौन सा पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक हुआ? डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग, परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, सब ग्रुप्स फॉर फंक्शनिंग, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग कभी कभार कर सकते हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया, परमानेंटली आपने डाल दिया, वो गलत है। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल फंडा है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सही है। तो समस्या समाधान के लिए आप बच्चों को बातचीत करने के लिए, डिस्कशन डिबेट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस,
कंपटीशन को बढ़ावा देना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, ये कोई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। जैसे आपसे पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी में, उसी तरह से 30 क्वेश्चन आपके सामने आज रखे हुए हैं। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज रेफर्ड टू। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता, गणित में समस्या होगी बच्चे को। कौन सा एक प्रॉब्लम है ये? डिसकैलकुलिया है, सिंपल गणन संबंधी विकार है, गुणज वैकल्य कह देते हैं। बच्चे को कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इन सब में दिक्कत होगी। डिस्प्रेक्सिया तो मोटर स्किल्स वाला होता है, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, टाई लगाने में, शू लेसेस जूते के फीते बांधने में। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्ग्राफिया राइटिंग है ना। डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन या गणित में समस्या आएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। शीला एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, इसके बारे में समझते हैं। शीला, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, शीला अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल, 5 साल की बच्ची है, स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार। 5 साल की बच्ची है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार नाम के इंस्ट्रूमेंट को विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी और बजाना उसने शुरू कर दिया था जब वो 3 साल की थी तब से। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइजेस हर एज अ। इसका एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने अगर शकुंतला देवी मूवी देखी है तो वो मैथमेटिक्स में अपने आप में बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड रही, बहुत क्या मतलब गिफ्टेड चाइल्ड रही, और उनको किसी ने उस तरह से सिखाया नहीं। और आपने मूवी में भी अगर देखा हो, उनके फादर कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वो फटाक से बता देती हैं। ये कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं कुछ क्षेत्रों में। गिफ्टेड मतलब भगवान का ही गिफ्ट मान लो आप उनको एक तरह से, ठीक है ना। मैम आप रिप्लाई फनी देती हैं, क्या करें, जीवन अपने आप में फनी आ गई नहीं है ना। ज्यादा सीरियस लीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर जी नहीं पाइएगा। खैर आइए एक बार समझते हैं कहानी। लिटरली मत लिया करो मेरी बातों को, ये मैं मजाक में कहती हूँ। देखिएगा, स्लो लर्नर है भाई, 3 साल की उम्र में गिटार बजाना सीख लिया बिना किसी के सिखाए। ये स्लो है, ये धीमे सीख रहे हैं, ये जरूरत से ज्यादा तेज है। चाइल्ड विद लो आईक्यू कहाँ से तेज होगा इस बच्चे का जो इतनी तेजी से सीख रहा है? क्यों हम अज्यूम कर लें ये बच्चा गिफ्टेड है, ठीक है ना। ऑटिस्टिक है नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करता है, बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ये बच्चा प्रतिभाशाली है, किसी एक क्षेत्र में इसके अंदर प्रतिभा है। गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, इनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं। 130 प्लस आईक्यू है मान लीजिए, वो भी गिफ्टेड है, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा एकेडमिक्स में। दूसरा प्रकार है टैलेंटेड है बच्चा, जैसे कोई विशेष टैलेंट है, जैसे ये बच्ची जो है शीला, इसमें गिटार बजाने का टैलेंट है बचपन से ही, है ना। अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी। तीसरा है कोई क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया, कुछ नोबल बनाना, कोई पेंटिंग ऐसी बनाना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना। तो ये गिफ्टेड बच्चों में 3 प्रकार होते हैं। गिफ्टेड बच्चे जो है जनरली क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ओपन एंडेड सोच रखते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना फटाफट से। अ टीचर एनकरेजेस his और her students to make concept maps। concept map समझते हो, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स होते हैं आप एक मैप बना करके उसको समझते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक दिस वुड बी हेल्पफुल इन। कॉन्सेप्ट मैप बनाने को यानी संप्रत्यात्मक। मैम आप भी तो गिफ्टेड हो। थैंक यू अंशुल, कभी घमंड नहीं किया यार, टैलेंट बहुत है। ये हम लोग अपने ट्यूशन के टाइम पे करते थे ऐसी बकैती, मतलब बिल्कुल बिना सर पैर की बातें कि बहुत मतलब कभी घमंड नहीं किया, मतलब बहुत टैलेंट है। देखो एक बार यह किस में सहायक होगा। अब मैं क्या करूं, आप लोग लिखते रहते हो, मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो मैं ये कहूं। देखो एक बार अगर हम बात करें देखो एक बार फटाफट से कमेंट करो। राहुल को भूख लग गई। निशा, राहुल तो अपना रोटियां दबा चुका है। हमारी क्लास शुरू होने के समय पे मैं आ रही हूँ वहां से घड़ी पहनते हुए, वो अपना बैठ के खाना खा रहा है। तो निशा है आज और मैं हूँ, हम उपवास पे हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब खाना खाएंगे। पनीर बना है आज, और आपको पता ही है वेजिटेरियन लोग हमारे जैसे, उनके लिए पनीर से बड़ी कोई डिश क्या ही होती होगी, है ना। देखो एक बार बहुत बातें कर ली इधर उधर की, इधर आ जाओ वापस से। 41% हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 41% हो, अभी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप की बात हो रही है। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। संकल्पनात्मक मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट का मैप, फ्लो चार्ट या किसी भी तरह से जिसमें कॉन्सेप्ट समाहित हो सके। क्लियर है बात। तो इससे क्या होगा, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ भाई, बच्चा पेन पेपर टेस्ट ना देकर के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ये फॉर्मेटिव एफए है, रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है आकलन का, सही है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स। भाई मुख्य बिंदु को समराइज कर पाया बच्चा या नहीं उस कॉन्सेप्ट के,
बिल्कुल सही बात है, पता लग जाएगा वो बना पा रहा है या नहीं, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा तो उसने मैप बना के बता दिया। डेवलपिंग rubrics टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। rubrics होते हैं एक सेट स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, एक गाइड डेवलप हो जाएगा कि बच्चा अगर इतने परसेंट बना पा रहा है तो इसका मतलब इतने परसेंट उसकी जानकारी है। तो एक गाइड, एक पैमाना होता है रूब्रिक बच्चे को जांचने का, तो वो भी डेवलप होगा इससे। टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी, ये आर्टिस्टिक एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं है, आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए कोई ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी काम दिया जा सकता था। आर्टिस्टिक एबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्या कहता है ये, फटाफट से बताइएगा। थोड़ा सा क्या है ये लेंदी क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, बताइए। वो मैम कितने अच्छे बोलते हो आप, थैंक यू। मैं आंसू रो दूंगी यार मैं इतनी तारीफ से, मुझे पता है। सेल्फ लव में पागल हुई जा रही हूँ मैं, नार्सिसिज्म आ जाएगा अब इसके नेक्स्ट स्टेज में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार, बताओ फटाफट से, इधर उधर ही बातें करवा लो इनसे। देखो, अ टीचर एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट देयर हेरिटेज थ्रू कन्वर्सेशंस विद एडल्ट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। Choose the option from the following that reflects the teacher's perception about socialization and learning. यानी अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया एक टीचर ने, लर्न अबाउट देयर हेरिटेज, जो भी उनकी हेरिटेज है, विरासत है, अपने आसपास की चीजें हो सकती हैं, कल्चर के बारे में हो सकती हैं चीजें, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, इन सब के बारे में अपने अडल्ट्स और कम्युनिटी से बातचीत करके, अपनी दादी नानी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने आस पड़ोसियों से। मान लीजिए कोई है जहाँ पे कोई व्यक्ति है उसकी क्लास में जो आगरा से है, तो उससे बात कर रही है ताजमहल के बारे में बच्ची, तो ये सब के बारे में वो बातचीत करके कम्युनिटी से सीख रही है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, फटाफट से बताना है आपको। थैंक यू विकास, धन्यवाद। देखिएगा, तो ये क्या दिखाता है, सोशलाइजेशन और लर्निंग का क्या संबंध है, यानी सामाजिकरण और अधिगम का क्या संबंध है, ये क्या दर्शाता है। भाई समाज में हम घुलते मिलते हैं, चीजें सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू भी हम चीजें सीखते हैं। समाज में घुलने मिलना सीखने को सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण, समाज में रहने के तौर तरीके सीख रहे हैं हम, बाहर से कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, वटेवर है ना। लर्निंग, जो भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी यहाँ पे टीचर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, जो समुदाय से हम सीखते हैं, समाज से, वो भी महत्वपूर्ण हमारे ज्ञान के निर्माण में या सृजन में। बिल्कुल सही बात है। बिलीविंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल सेटिंग एंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक कनेक्शंस, कि जो अधिगम है वो सोशल सेटिंग्स में यानी सामाजिक परिवेश में बेहतर सीखा जाता है। जो बात कौन कह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डुई भी यही कह रहे हैं कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ग्रुप में करा होगा बेहतर होगी। वैल्यूइंग द कनेक्शन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड इन स्कूल विद लोकल नॉलेज, जो बाहर की लोकल नॉलेज है, जो रियल वास्तविक दुनिया है, उससे कनेक्ट कर दिया आपने किसको, क्लासरूम नॉलेज को, किताबों के ज्ञान को। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू नॉलेज टॉट इन स्कूल, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसको ज्यादा महत्व दे रहे होते, तो फिर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की बात आती ही नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे भी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 61% लोग जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। अगेन रागिनी कह रही है आप इतने फेमस हो फिर भी आप में ईगो नहीं है। रागिनी वही है ना यार, कभी घमंड ही नहीं किया। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। देखो एक बार फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। इधर उधर की बातें करते हो यार, जिस भी कमेंट में नजर जाती है वो इधर उधर की बातें करता मिलता है। देखो एक बार, देखिए ये कौन मोए मोए करा रहा है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which of the following scenario exemplifies constructivist pedagogy? Constructivist मतलब बच्चा जहां एक्टिव होगा। पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही होगी, रचना करके सीखेगा। एनसीएफ भी इसी पे बेस्ड है। पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है ना। तो कौन सी संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है, यानी बच्चा जहां एक्टिव है। स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड, बच्चे सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है, इससे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेजेस टू मेमोराइज देम, अगेन यहाँ पे भी वो रट्टे लगा रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है, यहाँ पे भी बस बैठ के नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर मेथड है, उतने एक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट, जो किताब में लिखा है वो सीख रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, उतने एक्टिव है ही नहीं। अ टीचर जहां एक्टिविटी करेंगे वहां एक्टिव होंगे। अ टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कंटेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट, टीचर ने एक कंटेम्परेरी इशू दिया कि भाई अब डिपेंड करेगा, अगर 11th 12th की क्लास है और कोई सब्जेक्ट है मान लो सोशियोलॉजी जैसा, तो हम कहेंगे भाई कि ये जो प्राची निगम वाला केस हुआ, क्या ये सही है,
इस पे सब अपने अपने विचार देंगे, डिस्कशन होगा क्लासरूम में। मतलब इस तरह का कोई भी मुद्दा हो सकता है जो उस समय पे चल रहा हो, समकालीन हो, है ना। क्या लड़के लड़कियों में भेदभाव सही है? अब इस पे चर्चा हो रही है, टीचर ने टॉपिक दे दिया एक तरह से उस समय पे चलने वाला, क्लास के हिसाब से दिया जाएगा टॉपिक। ऐसा नहीं है 5वीं क्लास के बच्चे को ये बात कहोगे शायद उसको ठीक से ना जमे वो चीज। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बच्चा वहां ज्यादा एक्टिव है, उसकी सोच विचार की क्षमता, उसकी बातचीत की क्षमता वहां निकल करके आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इन मैनी केसेस young girls rather than boys are expected to perform household chores and sibling care in the absence of their mothers. This is an example of what? यानी अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में, यानी मम्मी अगर घर पे नहीं है तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा ज्यादा की जाती है। ये किसका उदाहरण है? यानी मान लीजिए घर में एक भाई है जिसका नाम है ए और एक भाई है जिसका बहन है जिसका नाम है बी, ठीक है ना। तो ये जो बॉय है, बॉय और गर्ल बना देते हैं, बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रदर बॉय है और एक गर्ल है। घर पे अगर मम्मी नहीं है तो बहन खाना बना के देगी। मैंने खुद देखा अपने, अब तो खैर मतलब बहुत सारे लोग टच में नहीं रहे उस तरह के, बट बहुत, लेकिन ये कॉमन चीज है, हम आसपास देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी फ्रेंड्स थी एक दो जिनके यहाँ पे अगर मम्मी नहीं होती है तो खाना वही बनाते हैं। और आपने भी ये देखा ही होगा, किया भी होगा कई फीमेल्स ने, खाना जो है अगर मम्मी नहीं है तो बेटी ही बनाएगी खाना, भाई जो है वो नकारा आके बैठ के बस खा ले, बहुत बड़ी बात है ना। मैं खराब शब्द यूज कर रही हूँ बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्यों कह रही हूँ ऐसा, अभी आंसर में पता लग जाएगा, है ना। कि मतलब उसको भी 2 हाथ दिए भगवान ने, वो भी खाना बना सकता है, मदद कर सकता है, एटलीस्ट दोनों मिलकर के बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, क्योंकि हमने मान लिया खाना बनाना सिर्फ मम्मी का काम है, तो वही खाएगा आके। और मुझे उस समय भी इस बात से इतनी तकलीफ होती थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब हमारे घर में क्या ऐसा नहीं हुआ, या भाई बहुत छोटा भी था, और देयर वर मल्टीपल रीजंस। तो वो एक थोड़ा क्रांतिकारी विचार हैं भी मेरे इस चीज को लेके। तो अगर हम देखें बॉय और गर्ल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर माँ की अनुपस्थिति है तो खाना कौन बनाएगा? बेटा नहीं बनाएगा, बेटी बना रही है, यानी गर्ल बना रही है। अगर छोटे भाई बहन हैं तो बेटी उनको संभाल रही है। पुराने टाइम पे, हमसे एक जनरेशन पहले चले जाएं तो बड़ी बहन मतलब माँ का ही काम है, वो अपना जीवन भी सेक्रीफाइस कर देगी, किस लिए? क्योंकि छोटे भाई बहन को संभालना है, ठीक है ना। क्या ये फेयर है? फेयर तो नहीं है। ये क्या है? स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, सिंपल सिंपल। इक्विटी इसमें कुछ भी नहीं है कि अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं उनमें तो मातृत्व ज्यादा होता है महिलाओं में, इसलिए उनको ये काम दिया जा रहा है। अच्छा भैया, खाना बनाने में मातृत्व भी लगेगा, बच्चों को संभालने में भी, तो आप में भी तो होगा कुछ, ठीक। तो ये हम नहीं कह सकते, इक्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं है, और ये रेलेवेंस भी कुछ नहीं है। ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, क्योंकि चला आ रहा है, ऐसा देखा है हमने, तो हमने इसको सही मान लिया है, ठीक है ना। हाँ, मतलब खुद भी शर्म नहीं आ रही, नकारा में इसलिए बोल रही हूँ, आप कैसे खा सकते हो? आपको लग रहा है आप ज्यादा बड़े ह्यूमन हो, सामने वाला कम बड़ा ह्यूमन है, वो आपको लेके आएगा। या तो फिर ये चीज हो सकती है कि कभी भाई बना रहा है कभी बहन, हमेशा वाली स्थिति खराब है ना, तो उसकी बात चल रही है। मतलब मुझे ये नहीं कि खाना बनाना कोई बुरी बात हो गई अगर किसी ने बनाया, चाहे वो लड़का बनाए लड़की बनाए, खाना बनाना एक स्किल है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई होंगी सुनकर के, बट हम क्या कर सकते हैं, नंबर चाहिए तो स्टीरियोटाइप लगा के आना पड़ेगा, बाकी तो आपका जीवन है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद प्रगति, थैंक यू। बताइए, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? बताइएगा, फटाफट से बताना, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दीजिए, ये विशेषता नहीं है। नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो कहेगी भाई हर एक पक्ष में होलिस्टिक आकलन हो, जो सीसीई कहता ही है, सर्वांगीण रूप से जांचिए आप करिकुलर और को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट को। हमें नॉट चाहिए एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने की बात तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रगतिशील कक्षा है, वो तो नहीं कहेगा कि रट के याद कराइए। कोलैबोरेटिव बेटर है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है, बेटर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है।